नाज़रीन, सिंध में लॉकडाउन जैसा है वैसा ही रहेगा, बल्कि रमजान खत्म होने तक जारी रहेगा। ये ऐलान अब से कुछ देर कबल तर्जुमान वज़ीर आला सिंध की जानिब से आया है। उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन से मुतालिक तमाम पाबंदियां भी रमजान खत्म होने तक रहेंगी और इसकी वजह यह है कि सिंध में जैसे जैसे कोरोना के टेस्ट बढ़ रहे हैं वैसे वैसे मरीजों की तादाद में भी इजाफा हो रहा है। इस वक्त मुल्क भर में 16,117 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है। 358 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। आबादी के लिहाज से सिंध दूसरा बड़ा सूबा है। 4 करोड़ 78 लाख आबादी वाले सूबा सिंध में 54,000 के करीब टेस्ट किए गए। इन 54,000 में से 6,053 टेस्ट पॉजिटिव आए। सिंध में सबसे ज्यादा मरीजों का ताल्लुक कराची से है। कराची के 4,427 अफराद को कोरोना हो चुका है। पूरे सिंध में कोरोना से 112 हलाकतें हुई और सिर्फ कराची में 101 अफराद जाँ बहक हुए। यही वजह है कि सिंध में लॉकडाउन जारी रखने का फैसला किया गया है। हालांकि आज ही वज़ीर आज़म लॉकडाउन की मुखालफत कर चुके हैं। उनका कहना है कि एलीट ने गरीब का सोचे बगैर ही लॉकडाउन का फैसला कर लिया। इसी तरह आबादी के लिहाज से पंजाब सबसे बड़ा सूबा है। 11 करोड़ आबादी वाले सूबा पंजाब में 78,000 के करीब टेस्ट किए गए। इनमें से 6,061 अफराद कोरोना के मरीज निकले। पंजाब के 6,000 मरीजों में से तकरीबन निस्फ यानी 3,201 अफराद लाहौर में हैं। पंजाब में कोरोना से 106 अफराद जाँ बहक हुए। 53 अमवात लाहौर में हुई है। यानी कराची और लाहौर ऐसे शहर हैं जहां कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज हैं। इस वक्त कराची और लाहौर के कौन कौन से इलाकों में कोरोना के मरीजों की तादाद ज्यादा है, कितने फीसद केस मकामी तौर पर मुंतकिल हुए और लॉकडाउन की कितनी पाबंदी जारी है, ये हम जानेंगे लाहौर कराची में अपने मौजूद नुमाइंदों से। लेकिन उससे पहले आपको चलते हैं नाज़रीन, कराची की सूरत हाल, सिंध की सूरत हाल में जो एक तब्दीली आई है उस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सूबाई जनाब नासिर शाह साहब। शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, जरा आगाह करेंगे अपने इस फैसले से, पूरे रमजान में आपने किन बुनियादों पर सर ये फैसला किया? आपको लगता है कि लॉकडाउन जरूरी है और ये जो लॉकडाउन है ये इसी तरह शाह साहब रहेगा या इसमें मजीद सख्ती भी आएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखिए, आज जो बात हुई है, जो आप बात कर रहे हैं, वो इस सेंस में थी कि जो हमारा एक नोटिफिकेशन निकला हुआ है उसके लिहाज से कि किसी मीडिया वाले ने पूछा कि आप कोई नया नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं, तो हमने उसको यही बताया कि ऑलरेडी हमारा एक नोटिफिकेशन निकला हुआ है। बाकी जो कारोबारी और बिजनेस के लिए हमारी SOPs जो है वो बन रही हैं, मशावरत हो रही है कि किस तरह हम लोग उस पर अमल करते हुए मरहलावार बतदरीज उनको इजाजत दी जाएगी जो SOPs पर अमल करेंगे। लेकिन जैसे कल एक दम से ये आई ये खबर के जी लॉकडाउन खत्म किया जा रहा है, आज के दिन के लिए कहा गया, तो ऐसा कोई सिलसिला नहीं है। वो लॉकडाउन है अभी तक। अच्छा, और रहेगा, रमजान तक रहेगा। मतलब रहेगा तो सर रमजान के बाद भी रहेगा। अच्छा। लेकिन इसको तरीका कार हमें बनाना होगा कि क्योंकि अभी ये वो टाइम तो खत्म हो गया जो हम कह रहे थे जी कि 15 दिन प्रॉपर लॉकडाउन हो। आपने देखा कि वफाकी हुकूमत ने उस पर अमल नहीं किया, वो डबल बात करती रहे। आज भी अगर आप प्राइम मिनिस्टर साहब की दोनों सुबह और शाम वाली दोनों बातें अगर आप रखें सामने, तो एक तरफ तो वो कह रहे थे कि लॉकडाउन बगैर उसके कर दिया गया, और दोबारा जब उन्होंने बात की तो उसमें कहा कि जी लॉकडाउन की वजह से हमने बहुत काबू पा लिया। हाँ। तो ये वो तजाद है जो जिसकी वजह से जो प्रॉपर लॉकडाउन होना चाहिए था 15 दिन। अच्छा शाह साहब, ये बताइएगा सर, नहीं हो सका। मतलब ये बताइएगा कि ताजिर बिरादरी को एतमाद में लिया सर, क्योंकि वो तो अभी जो मौजूदा लॉकडाउन है वो तो उसकी भी हिमायत में नहीं है और वो एहतजाज कर रहे हैं। तो पूरे रमजान और उसके बाद भी अगर आप एक्सटेंड करते हैं इसको, जैसा कि आपने कहा, तो उनसे कोई बातचीत हुई सर? देखिए, मैं आपको अर्ज करूं, उनके साथ हमारी मशावरत है बिल्कुल, और हमें उनका एहसास भी है, और मैंने हम उस पर पूरा काम हो रहा है। CM साहब ने जो कमेटीज बनाई हैं, उन्होंने मुख्तलिफ SOPs बनाए हैं कि कुछ कारोबार को कुछ दिनों के लिए, कुछ घंटों के लिए एक तरीके कार पर अमल करते हुए इजाजत दी जाएगी। आपने खुद देखा कि पहले हमने यहाँ पे इंपोर्ट इंडस्ट्रीज को इजाजत दी कि वो SOPs पर अमल करते हुए अपना काम करें, कुछ और इंडस्ट्रीज को दी, फिर ऑनलाइन कारोबार के लिए इजाजत दी गई, और फिर और भी मजीद हम लोग इन सबको इजाजत दी जाएगी, लेकिन मरहलावार एकदम सारी चीजें नहीं खोली जा सकती। अच्छा शाह साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि एलीट ने लॉकडाउन करवाया, ये एलीट की वजह से, एलीट के कहने पे हुआ। सर, सबसे पहला लॉकडाउन आपने किया था, लॉकडाउन, और बड़ा मौसर लॉकडाउन था आपका, सिंध हुकूमत का। ये एलीट से मुराद आप हैं सर, आपकी हुकूमत है?
सर मैं आपको अर्ज करूं कि ये 26 फरवरी से हम लोग इस पे काम कर रहे हैं, टास्क फोर्स बना दी जिसमें माहिरीन थे। मुझे सिर्फ एक बात समझ में नहीं आ रही कि प्राइम मिनिस्टर साहब को या बहुत सारे दूसरे लोगों को डॉक्टर्स की बात क्यों नहीं सुनाई दे रही। कोई डॉक्टर्स पूरे पाकिस्तान से पूरी दुनिया का डॉक्टर क्या कह रहा है, जो इस वायरस की हलाकत को, इस वायरस की जो एक किस्म की आप कह लें खतरनाक सूरत हाल को जो समझते हैं, उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। और अगर हम लोग उनकी बात सुनकर कोई इकदाम करते हैं तो हम पर तंज किया जाता है, हम पर मुख्तलिफ बातें की जाती हैं। देखें, अब एक जो हम चाह रहे थे शुरू में कि 15 दिन का लॉकडाउन हो प्रॉपर, या 2 दफा हो जाए 15-15 दिन का, वो तो टाइम गुजर गया ना। अब तो ये वायरस फैल चुका है, अब एक लंबा टाइम चाहिए, एक लंबी इनिंग्स है खेलने के लिए। तो अब उसको हमने नया SOPs बनाने होंगे। देखें, पूरी दुनिया में तर्ज जिंदगी चेंज होगा, आपको दिखाई देगा। तो हमें भी इसी तरह यहाँ पे हर चीज की इजाजत भी देनी है, लेकिन तरीकेकार अब हमें बनाना होगा। आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाह रहा हूँ, ब्रीफली आंसर दीजिएगा। 9 मई के बाद अगर वफाक फैसला करता है कि बाकी सूबे और वफाकी हुकूमत जो है वो लॉकडाउन खत्म कर रही है, मगर आप कायम रहेंगे सर अपने इस स्ट्रेटजी पे कि रमजान और रमजान के बाद भी? अली हैदर साहब, हमें पूरा एहसास है अपने कारोबारी लोगों का, उनकी मजबूरियों का, उनकी दुश्वारियों का। तो हमें भी जाहिर है अपने उन सबका ख्याल है, और अब उनको हम इजाजत देंगे, लेकिन SOPs हमारे होंगे। भले प्राइम मिनिस्टर साहब पूरे पाकिस्तान में जो मर्जी ऐलान कर दें, बिल्कुल ठीक है शाह साहब, हम इजाजत देंगे, लेकिन तरीकेकार पर अमल करना होगा। तरीकेकार सूबाई हुकूमत तय करेगी। नासिर शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम अब बढ़ते हैं अपने नुमाइंदों की तरफ। कराची चलते हैं। पहले हमारे नुमाइंदे संजय सादवानी। संजय, कराची में कौन कौन से इलाके हैं कराची के जो सबसे ज्यादा मुतासर हुए हैं, और वहां पर इकदाम क्या किया गया? और दूसरा मुझे यह बताइएगा कि टेस्टिंग की सूरत हाल यहां पर क्या थी? सिंध में मजमूई तौर पर अब तक 54,000 से ज्यादा टेस्ट किए गए हैं, जिसमें से 6,033 कोरोना के मुस्बत केसेस अब तक रिपोर्ट हो चुके हैं। अगर सबसे ज़्यादा मुतासर ज़िलों की बात करें तो कराची का ज़िला जनूबी जो सबसे ज़्यादा मुतासर है। कराची के ज़िला जनूबी में अब तक 1200 कोरोना के मुस्बत केसेस सामने आ चुके हैं। इसके अलावा कराची का ज़िला शर्की जहां पर 930 कोरोना के मुतासरा अफराद मौजूद हैं। इसके अलावा ज़िला सेंट्रल में 753, कराची के ज़िला वेस्ट में 482, सखर में 434 और कोरंगी में 400 केसेस अब तक रिपोर्ट हो चुके हैं। कराची की सूरत हाल इंतहाई ख़राब है, क्योंकि जो लोग कोरोना के मुस्बत आ रहे हैं उनमें ज़्यादातर कराची के केसेस सामने आते हैं। मजमूई तौर पर जो 6,033 केस अब तक रिपोर्ट हुए हैं, तो इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें से 4700 से ज़ायद एक्टिव केसेस हैं, जिनमें से 3400 ऐसे अफराद हैं जिन्होंने खुद को अपने घरों में आइसोलेट किया हुआ है, जबकि 721 ऐसे अफराद हैं जो मुख्तलिफ आइसोलेशन मराकज़ में ज़ेर इलाज हैं। न सिर्फ ये, अगर 505 अफराद ऐसे हैं जिन्होंने मुख्तलिफ अस्पताल में जो इस वक्त ज़ेर इलाज हैं, जहाँ पर अगर तशवीशनाक मरीज़ों की हालत की बात करें तो 50 के ज़ायद ऐसे मरीज़ हैं जिनकी हालत तशवीशनाक है, उनमें से 19 मरीज़ जो हैं वो वेंटिलेटर पर हैं। कराची का इलाका है लियारी, वो काफ़ी ज़्यादा मुतासिर है। लियारी के मुख्तलिफ गलियों में, लियारी में अब तक 230 से ज़ायद कोरोना के मुस्बत केसेस सामने आ चुके हैं। इसके अलावा अगर हम कराची के दीगर हॉट स्पॉट्स की बात करें तो उसमें मुख्तलिफ 18 ऐसे मकाम हैं जहाँ पर कोरोना के ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। सदर कैंटोनमेंट बोर्ड में 50, इसके अलावा गिजराबाद में 29, गार्डन में 27, मेट्रोविल में 31, कस्बा कॉलोनी में 8, जमशेद टाउन में की UC 10 में 28, UC 5 में 10 केसेस आए हैं। इसके अलावा लियारी के जो मुख्तलिफ इलाकों की बात करें तो लियारी की बिहार कॉलोनी में 22, बगदाद में 11, दरियाबाद में 10 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। न सिर्फ ये, नाथा खान में 17, कैंट में 22, इसके अलावा अल-फलाह सोसाइटी में 7 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। तो कराची के काफ़ी ऐसे इलाके हैं जो ज़्यादा मुतासिर हैं। इन इलाकों में सख्ती करने की ज़रूरत है, मगर क्योंकि हुकूमत पर ताजरों की तरफ से दबाव है, दीगर मुख्तलिफ ज़राए की तरफ से हुकूमत पर दबाव है कि लॉकडाउन नरम किया जाए, जिसके बाद सिंध हुकूमत ने अब इस लॉकडाउन में नरमी करने का लॉकडाउन नरम करने का। तब डरते हैं लाहौर, यहाँ पे सूरत हाल क्या है? दानियाल उमर हमारे नुमाइंदे मौजूद है। दानियाल,
लाहौर में किन किन इलाकों में कोरोना के सबसे ज्यादा केसेस हैं और यहाँ पर लॉकडाउन की सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल अली हैदर साहब, पंजाब में जो सूरत हाल है लॉकडाउन की वो तो कोई इतनी खास नहीं है, क्योंकि पंजाब के अंदर हुकूमत ने जो लॉकडाउन का नोटिफिकेशन जारी किया है, अगर उसे ही देखा जाए तो 3 पॉइंट्स ऐसे हैं जिन पर पाबंदी लगाई गई है और बाकी तमाम लिस्ट ऐसी है जो कि एग्जेम्पशन की है, यानी कि वो लोग जिनको इंडस्ट्रीज खोलने की इजाज़त है, काम करने की इजाज़त है। यहाँ पर अगर सड़कों पर देखा जाए तो हमें रश नज़र आता है, नाकों के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जो है वो यहाँ पर मौजूद होती है, जिसकी वजह से ये देखने में आ रहा है कि पंजाब में लॉकडाउन कोई खास तौर पे ओबे भी नहीं किया जा रहा, ना ही पंजाब में कोई इतना बड़ा लॉकडाउन है। अगर बात करें कि केसेस सबसे ज्यादा पंजाब में, चूंकि जो शहर है लाहौर वो सबसे बड़ा शहर है और अब लाहौर हॉटस्पॉट है यहाँ पर, और लाहौर में सबसे ज्यादा केसेस जो आ रहे हैं वो अब लोकली ट्रांसमिटेड लोगों के हैं, यानी कि उन लोगों के हैं जिनका किसी भी कोरोना वायरस पेशेंट से कोई राब्ता नहीं रहा या ट्रैवल हिस्ट्री वाला कोई बंदा यहाँ पर मौजूद नहीं था। अगर पंजाब के अंदर जो टोटल केसेस हैं आज के मुताबिक जो कि 6220 हैं, उनके अंदर 2900 से ज्यादा ऐसे केसेस हैं जो कि लोकली ट्रांसमिटेड केसेस हैं। इसका मतलब ये बनता है कि पंजाब में तकरीबन जो 40% केसेस हैं वो लोकल ट्रांसमिशन के केसेस हैं। और लाहौर के अंदर जो इलाके जिनको यहाँ पर जो सील किया गया है उनके अंदर जो सिकंदिया कॉलोनी का इलाका है समनाबाद जोन के अंदर, इसके साथ साथ जो गुलशन रावी का इलाका है वहां से बहुत ज्यादा केसेस सामने आए हैं। वहां पे सुपर स्प्रेडर बहुत ज्यादा थे जिसकी वजह से इस इलाके को सील कर दिया गया। जौहर टाउन, डीएचए, कैंट, इसी के साथ साथ फैसल टाउन का जो इलाका है, अगर हम दूसरे लाहौर की साइड की बात करें तो उसके अंदर जो मुगलपुरा साइड का इलाका है वहां पे बहुत सारे केसेस हैं। इमामिया कॉलोनी जो शाहदरा में है वहां पे बहुत सारे केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं, जिसकी वजह से उन इलाकों को सील कर दिया गया है, वहां पर लोगों को जाने की इजाजत नहीं है। लेकिन लॉकडाउन के अंदर लाहौर में कोई सूरत हाल इतनी काबिल तहसीन नहीं है। पंजाब गवर्नमेंट ने जो ऐलानात किए थे लोग उनको ब्रेक करते हुए हमें नजर आ रहे हैं। जी, पंजाब और बिलखुसूस लाहौर में लॉकडाउन की वो सूरत हाल नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया दानियाल, हमें लाहौर से अपडेट कर रहे थे, और संजय आप हमें कराची से अपडेट कर रहे थे। नाज़रीन आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर एक लेंगे वक्फा और वक्फे के बाद आपको बताएंगे कि पंजाब में टेस्ट क्यों कम हो रहे हैं। वक्फे के बाद बात करते हैं। नाज़रीन पाकिस्तान में टोटल किए गए टेस्ट की तादाद 1,74,160 है। इनमें से 16,117 अफराद कोरोना के मरीज निकले, यानी इनका कोरोना टेस्ट मस्बत आया है। टोटल टेस्ट के मुकाबले में टोटल मरीज 9% बनते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर 100 लोगों को टेस्ट किया गया तो उनमें से 9 कोरोना के मरीज निकले, और इसका यह भी मतलब है कि जितने ज्यादा लोगों के टेस्ट किए जाएंगे इतने ही ज्यादा अफराद में कोरोना की तशखीस होगी। जितने ज्यादा लोगों की तशखीस कर ली जाएगी, इन्हें अलग करके कोरोना का फैलाव रोकना उतना ही ज्यादा मुमकिन होगा। पाकिस्तान में कोरोना की केस जिस तेजी से बढ़ रहे हैं, रोजाना की पाबंदियात पर होने वाले टेस्ट की तादाद इसके मुकाबले में कहीं कम है, बल्कि गुज़िश्ता कुछ दिनों से टेस्ट की तादाद औसत से भी कम हो गई है। 31 मार्च तक पंजाब में कोरोना के 15,000 टेस्ट किए गए थे। इस वक्त दूसरे सूबे पंजाब से कहीं पीछे थे, लेकिन अब अप्रैल के अख्ताम पर मजीद 63,000 टेस्ट किए गए हैं, यानी औसतन हर रोज 2,100 टेस्ट किए गए। पंजाब की वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद इसकी वजह यह बताती हैं कि पहले पंजाब में सिर्फ मखसूस गिरोहों तक तवज्जो मखसूस था। पंजाब में सैंपलिंग का एक मुख्तलिफ तरीकाकार मुतारिफ कराया जा रहा है। स्मार्ट टेस्टिंग का आगाज किया जा रहा है। सैंपलिंग के नए तरीकाकार से कितने अफराद का टेस्ट किया जाएगा और स्मार्ट टेस्टिंग है क्या, इस पर बात करेंगे वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा से। डॉक्टर साहिबा, स्मार्ट टेस्टिंग के बारे में आपसे पूछूंगा, लेकिन पहले यह बताइएगा आपने टेस्ट करना कम क्यों कर दिए? चलिए, इधर इसके पीछे दो बातें। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि पहले हमारे पास एक बहुत बड़ी तादाद ज़ायरीन की थी और एक बहुत बड़ी तादाद जो थी वो तबलीगी इज्तिमा के लोगों की थी। कोई तकरीबन 12,000 लोग थे और हमने उन सब के टेस्ट किए, एक दफ़े नहीं, 2 दफ़ा किया टेस्ट, जब तक वो नेगेटिव नहीं हुए। तो एक बड़ी तादाद जो थी वो रोज़ाना होती थी। अब वो अल्हम्दुलिल्लाह सेहतयाब होकर तकरीबन सारे ही घर चले गए। अब जो हमारे पास आ रहे हैं, जिनके हम टेस्ट कर रहे हैं, वो जो फ़्लाइट्स आ रही हैं, आपको पता है कि पिछले दिनों एक फ़्लाइट आई है जिसके अंदर तकरीबन 68 लोग जो हैं वो पॉजिटिव निकल आए हैं। तो अब हमारे पर फ़्लाइट्स का लोड आ रहा है। इलेक्टिव टेस्टिंग जो थी, जो हमने सोचा था कि इलेक्टिव टेस्टिंग सच तो दुनिया के किसी ममालिक में नहीं होती, लेकिन हमने कहा था कि हम
एक सैंपल टेस्टिंग करेंगे जिससे हमें पता चल जाए कि इस डिजीज की ट्रांसमिशन किस तरह हो रही है लोकली। अच्छा, उसके ऊपर एक पूरी मैट्रिक्स जब तैयार कर दी गई तो उस पर कुछ इनपुट हमें हमारे अपने माहिरीन हैं अपने पाकिस्तान के, जो इस वक्त येल में और MIT और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में माशाल्लाह काम कर रहे हैं, उन लोगों ने कुछ अपनी इनपुट्स दी और उन्होंने कहा कि इस थोड़ी सी मैट्रिक्स को आप तब्दील करके इस तरह इसको अगर आप करेंगे और इस तरह आप टेस्ट करेंगे और इतने बड़े सैंपल्स लेंगे तो आपको एक बहुत बेहतर अंदाज़ा होगा। उस सिर्फ वो जो तब्दीली में 2 दिन लगे उसकी वजह से ताखीर हुई है। आज भी जिस तरह 2295 टेस्ट किए हैं, कल से इंशाल्लाह अगले 48 घंटे में आप देखेंगे टेस्टों की तादाद बहुत बढ़ जाएगी। अब आपने कहा कि सैंपलिंग के तरीकेकार को तब्दील किया, लेकिन आपने ये भी फरमाया कि अब हम जो है वो सिर्फ जो फ्लाइट्स आ रही हैं बाहर से, चूंकि उनका बढ़ गया है, उनकी तादाद बढ़ गई है, इस वजह से उनकी टेस्टिंग पहले की जा रही है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 75% जो ट्रांसमिशन हो रही है कोविड-19 की मुंतकिली जो हो रही है वो तो लोकली है, लोग लोकली यहाँ पे मुतासिर हो रहे हैं। तो अब आप करने का जा रहे हैं, तरीकाकार जो तब्दील किया है वो है क्या? क्या जिसको पूल टेस्टिंग कहा जाता है वो करेंगे अब आप? असल में पूल टेस्टिंग से आपका खर्चा कम हो जाता है, बिकॉज आप यू यूज लेस नंबर ऑफ किट्स, आप एक्सट्रैक्शन वगैरह, तो बेसिकली वी विल बी डूइंग दैट। अभी जो हम सैंपल टेस्टिंग करने लगे हैं, दिस इज फ्रॉम साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, देखने के लिए कि किन कम्युनिटीज में सबसे ज्यादा ट्रांसमिशन हो रही है। जैसे आज पुलिस लाइन के अंदर उनकी टेस्टिंग हो रही है आज, फिर मीडिया हाउसेस की टेस्टिंग है, क्योंकि आप लोगों का भी बहुत ज़्यादा एक्सपोजर होता है, ख़ास तौर पे आपके कैमरामैन, आपके रिपोर्टर्स वगैरह, इनका भी बहुत बड़ा एक्सपोजर होता है। इसी तरीके से हमारे मेडिकल पर्सनल जो हैं, एक बड़ी तादाद है जो फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं, उनकी बाकायदा हम टेस्टिंग करने लगे। फिर आपको पता है कि कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो खुली रही हैं दौरानिया लॉकडाउन की, फॉर एग्जांपल फूड इंडस्ट्री आपकी, या आपकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, उस इंडस्ट्री को भी हम वी आर गोइंग टू स्क्रीन दैट इंडस्ट्री ऑल्सो टू सी द ट्रांसमिशन, ताकि हमें कुछ ट्रांसमिशन का पैटर्न नजर आए और देखें कि, और फिर हाउस होल्ड जो ब्लॉक्स करने लगे हैं, आपको पता है कि ऑल ऑफ पंजाब इज बी डिवाइडेड टू सेंसस ब्लॉक्स, और बाकायदा जो एरियाज में देखिए आप सैंपलिंग के तरीक़ेकार को तब्दील करके समझते हैं कि आपका जो स्कोप है वो बढ़ जाएगा टेस्टिंग का। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा आपके वक्त का। नाज़रीन, पाकिस्तान एक और बड़े बहरान के दहाने पर खड़ा है। कोरोना के बाद खुराक की किल्लत का सामना आवाम के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा कर सकता है। आटा चीनी माफिया के बाद गंदम माफिया भी बेलगाम होता नजर आ रहा है। पंजाब और सिंध में गंदम की किल्लत के खदशात सर उठा रहे हैं। जखीरा अंदोजी की खबरें भी गर्दिश कर रही हैं। सिंध सरकारी गोदामों से अरबों रुपए मालियत की गंदम चोरी का इंकशाफ हो रहा है। खबर यह है कि सिंध के सरकारी गोदामों से 1,72,000 गंदम की बोरियां रातों रात चोरी कर ली गई, जिसकी कुल मालियत 5 अरब 95 करोड़ रुपए बनती है। यही नहीं बल्कि कराची आने वाली 1,14,000 टन गंदम बीच रास्ते से ही गायब हो जाती है। सेक्रेटरी महकमा खुराक सिंध कहते हैं कि गंदम की इतनी बड़ी चोरी अमले की मिली भगत के बगैर मुमकिन नहीं। एंटी करप्शन से इस घपले की तहकीकात की दरख्वास्त कर दी है। जानिब सरकारी गंदम गोदामों से गायब हो रही है तो दूसरी जानिब गंदम की तरसील में रुकावटें आटे का खौफनाक बहरान पैदा कर सकती हैं। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने कहा है कि सिंध की फ्लोर मिल्स को गंदम की किल्लत का सामना है। सेक्रेटरी खुराक सिंध के वाज़े अहकामात के बावजूद गंदम की तरसील में रुकावटें बरकरार हैं। आइंदा 72 घंटों में गंदम की तरसील में रुकावटें दूर न की गई तो तमाम फ्लोर मिल्स बंद हो सकती है। लेकिन आज भी सिंध हुकूमत का कहना है कि जब तक लॉकडाउन है गुड्स ट्रांसपोर्ट बंद रहेगी। अगर ट्रांसपोर्ट बंद रहेगी तो गंदम समेत दीगर अजनास की तरसील कैसे हो सकेगी। इसी रुकावट की वजह से सिंध में गंदम की 100 किलो की बोरी में 300 रुपए का इजाफा हो चुका है। और अगर ये सूरत हाल बरकरार रही तो आने वाले दिनों में ये हालात बहरान की शक्ल इख्तियार कर सकते हैं। दूसरी जानिब पंजाब में भी गंदम जखीरा अंदोजी की खबरें गर्दिश कर रही हैं, क्योंकि पंजाब में गंदम की 40% कटाई मुकम्मल हो चुकी है। लेकिन हुकूमत को 45 लाख टन गंदम की खरीदारी के हदफ के मुकाबले में सिर्फ 8 लाख टन गंदम मौसूल हुई है। आखिर खेत से कटकर गंदम कहां जा रही है? क्या किसान गंदम ओपन मार्केट में बेचने के लिए हुकूमत को गंदम फरोख्त नहीं कर रहा, या जखीरा अंदोज माफिया गंदम की जखीरा अंदोजी में मुलव्वस है? इस बात का पता चलाने के लिए पंजाब की सूबाई हुकूमत ने सर्वे कराने का फैसला किया। इसके साथ साथ जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई के लिए ऑर्डिनेंस भी जारी किया जा चुका है, जबकि इस हवाले से वज़ीर आज़म भी जखीरा अंदोजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान कर चुके हैं। पंजाब और सिंध में गंदम का बहरान क्या सूरत इख्तियार कर सकता है, बात करेंगे। दोनों सूबों में हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। हमें ज्वाइन किया है लाहौर से मोहम्मद लुकमान साहब ने, हमारे साथ मौजूद हैं अशरफ खान साहब इस वक्त सिंध से।
अशरफ, मुझे पहले आप ये बताइएगा, एक तो बड़े पैमाने पे अरबों रुपए की गंदम हो रही है चोरी, दूसरा मसला आ रहा है गुड्स का, ट्रांसपोर्ट ही नहीं हो पा रही गंदम, और तीसरी चीज है सिंध गवर्नमेंट ने प्रिक्योर ही नहीं की, खरीदी ही नहीं है। तो मुझे बताएं कि ये तमाम वजूहात किस तरफ लीड कर रही हैं, सिंध में गंदम का बहरान पैदा होने जा रहा है? अली अदर साहब, ये बहुत ही एक अहम है, क्योंकि ज़रूरी शोबे की बात करें, गंदम जो साल की जो एक सीजन की होती है तो 141 अरब रुपए की गंदम पैदा होती है, यानी 40 लाख टन। जो सरकारी कीमत है फी किलो गंदम की जो रखी है सरकार ने, सिंध हुकूमत ने, वो 35 रुपए रखी है। तो उसको 1 टन पे करें तो 35,000 रुपए बनती है। तो आप लेके जाएं तो 14 लाख टन इनको खरीदनी थी और ये मार्च में खरीदारी शुरू करनी थी महकमा खुराक सिंध ने, लेकिन इन्होंने खरीदारी नहीं की। 40% बमुश्किल इन्होंने खरीदा है। और अगर देखा जाए यानी 40 लाख टन गंदम पड़ी हुई थी और इन्होंने 14 लाख टन नहीं मिली। और 7 अप्रैल को सिंध महकमा ने फूड ने एक खत लिखा था और कहा था हमें गंदम नहीं मिल रही है, 40 लाख टन पैदावार तो है, इनको गंदम नहीं मिल रही थी। वजह क्या थी? जो समा ने बताया पहले भी, पूरे आपको अगर मैं बताऊं, हमने पूरे अगस्त से हमने इसको पिछले साल से इनको बताया था कि इन्होंने पिछले साल भी गंदम नहीं खरीदी थी। इस दफा भी इन्होंने 14 लाख टन में से मुश्किल जो है 5 लाख टन भी गंदम नहीं खरीदी है। इसकी वजह से जो कराची में बात करें तो 3 गोदाम है वो बिल्कुल खाली पड़े में, और जो अंदरूनी सिंध की बात करें तो वहां पे भी गोदाम में सिर्फ 4 लाख टन या 5 लाख टन गंदम ही आई है। इनको 50 अरब रुपए का ये गंदमी खरीदारी के लिए पैसे रखने थे और सिंध हुकूमत ने बर वक्त खरीदारी नहीं की। अब आगे चल के जो बजट भी नहीं रखा, अशरफ ये बताइए, महकमा खुराक ने बजट भी नहीं रखा जो रिक्वायर्ड था गंदम खरीदने के लिए, था जो कि आटा नहीं इन्होंने रखा। इनको स्टेट बैंक से कर्जा लेना होता है, जो पिछले साल इन्होंने नहीं लिया था। उसके बाद पिछले जो कर्जा लिया हुआ था स्टेट बैंक से वो भी अदा नहीं कर पाए थे। इस दफा भी 50 अरब रुपए एक बड़ी अमाउंट होती है, उसके लिए भी उसको देखभाल की इनको खरीदारी करनी होती है। तो अब आप ये देखें कि इनके पास अभी जो खरीदा 4 या 5 लाख टन ही खरीदी है। 14 लाख टन का इनका कोटा था महकमा खुराक का। इसके साथ ओपन मार्केट भी जो होती है सिंध को कराची को डिमांड पूरी कर रही होती है। ये जो खरीदते हैं उसमें से 26 लाख टन बच जाती है। अच्छा, तो अशरफ ये बताइएगा, यही हालात अगर लेते हैं, चोरियां होती रहती हैं अरबों रुपए की गंदम की, गुड्स ट्रांसपोर्ट हो नहीं पा रही है, तहसील नहीं होती है गंदम की और खरीदारी भी ये नहीं करते हैं, तो होगा क्या? ये तो क्राइसिस पैदा हो जाएगा अच्छा खासा। जी, आपने पिछले साल भी किया था, आपको याद है 2019 में जब हमने गंदम के ऊपर दिया था तो आटा जो है कराची में 75 रुपए फी किलो चक्की का आटा चला गया था। सिंध हुकूमत भी सोती रही, सब लोग पैसे बनाते रहे। अब इस वक्त अगर मैं बताऊं, इस वक्त जो गंदम मिल रही है 35 रुपए की, और कराची में अगर आप देखें तो 70 से 72 रुपए किलो चक्की का आटा रमजान में भी मिल रहा है। कोई पूछने वाला नहीं, कोई सरकार से पूछने वाला नहीं है कि 30 से 35 रुपए वो कमा रहे हैं फी किलो आटे पे। अब ऐसे कैसे मुमकिन है कि जब उनको गंदम भी 35 रुपए फी किलो मिल रही है और जो आटा बनाने जा रहे हैं उस पर 30 से 35 रुपए कमा रहे हैं? ऐसा कोई कारोबार नहीं है कि जो आपकी ज़रूरी शोबे से जो सब काम करके जो लेकर आ रहे हैं वो 35 रुपए किलो उनको दे रहे हैं काश्तकार को, और जो बीच में फ्लोर मिल्स हो गए या चक्की वाले हो गए और बीच में आड़ती हो गए वो अरबों रुपए बनाते हैं। सिर्फ 14 लाख की एक कहानी मैं छोटी सी आपको समझाऊं जो सिंध हुकूमत ने खरीदनी है। इनको क्या है कि इन्होंने जो बर वक्त नहीं खरीदी, 30 से 31 रुपए फी किलो काश्तकारों ने गंदम बेची, मजबूर हो गए। 35 रुपए किलो सरकार का रेट था, 4 रुपए लगाए आप, 1 टन में 1000 केजी होता है, 4000 रुपए ये बन गए। 14 लाख टन से अगर मल्टीप्लाई करो 7 अरब रुपए की कहानी बनती है, जो कि बाआसानी ये बनाएंगे। ये आबादगार बोर्ड ने समा को बताया था, समा ने बार बार ये बताया था, लेकिन इस पे कोई भी इनके ऊपर फर्क नहीं पड़ा है, वैसे ही बैठे में, और इसका बोझ आवाम पे आएगा जैसे पिछले साल 70 रुपए 75 रुपए नजर आ रहा है अशरफ के वाज़े तौर पे नाअहली और नालायकी तो है ही, लेकिन इसमें करप्शन भी बड़े पैमाने पे इन्वॉल्व नजर आ रही है। पंजाब का रुख करते हैं लुकमान साहब। सर, ये क्या वजह है पंजाब में काश्तकार गंदम देने को तैयार नहीं है हुकूमत को? क्या वो आड़ती को दे रहा है? हुकूमत यहाँ पे भी खरीदारी नहीं कर रही है। महकमा खुराक, पहले तो आपको याद होगा कि वो चीनी के मामले पर भी महकमा खुराक को जिम्मेदार ठहराया गया, तो पंजाब में अब कौन कसूरवार है अगर यहाँ पर भी गंदम नहीं आ पा रही? जी बिल्कुल, इस वक्त बड़ी अजीबोगरीब कैफियत है। तकरीबन 40% जो क्रॉप है वो कट चुकी है, लेकिन जो टारगेट था हुकूमत का वो 45 लाख टन का था, जिसमें से बड़ी मुश्किल से 10 लाख टन जो है प्रक्योर हो सकी है। और वो जो प्रक्योरमेंट भी बड़ी अजीबोगरीब किस्म की है कि जो जनूबी पंजाब जहाँ पे तकरीबन अक्सर इलाकों से जो क्लियर हो चुकी है क्रॉप, वहाँ पे भी जो बहुत थोड़ी हुई है। जैसे बहावलपुर का जिक्र करें तो वहाँ पे 4 लाख और कुछ हज़ार टन जो गंदम प्रक्योर हुई, जबकि टारगेट जो था वो 8 लाख और 70 हज़ार टन था। और गोया के जो एक जो हमारी जो ग्रेन
बास्केट है या अनाज घर है पाकिस्तान का पंजाब, वहाँ पे भी इस वक्त क्राइसिस वाली कैफियत पैदा होने वाली है। ये दूसरा साल है मुसलसल ऐसे हो रहा है। पहले ऐसे नहीं होता था। अमूमन जो काश्तकार थे वो इसको तरजीह देते थे कि हुकूमत उनसे खरीदे ताकि रकम मिले, क्योंकि आर्थिक बताया कि गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट कर ही नहीं रही है। यहाँ पर भी पंजाब गवर्नमेंट ये काम कर रही है कि प्रोक्योरमेंट नहीं कर रही, या आवाम किसान जो है काश्तकार जो है वो बराह रास्त हुकूमत को नहीं बेचना चाह रहा। इसमें दोनों फैक्टर आ गए कि कोरोना के चक्कर में जो हुकूमत ने इसको जो है लोअर प्रायोरिटाइज नहीं किया उसको, जो ठीक है, ये बड़ा बहरान सामने आने वाला है, इसकी कोई तैयारी पहले से नहीं की गई। बहुत शुक्रिया। आप दोनों हजरात का वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद नाज़रीन क्रिकेट के मैदान में आए रोज कंट्रोवर्सी जन्म ले रही है, और अब जो कंट्रोवर्सी आई है उसके हवाले से बात करेंगे। वक्फे के बाद सलीम मलिक साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। कुछ माजी के बड़े क्रिकेटर्स के नाम भी सामने आए हैं, वक्फे के बाद बात करेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान क्रिकेट में एक तनाज़ा जन्म ले रहा है। क्रिकेट के बड़े नाम एक बार फिर मैच फिक्सिंग के साथ जुड़ रहे हैं। खेल के नाम पर कैसे कौम के जज्बात के साथ खिलवाड़ किया गया, हुब्बुल वतनी और शरीफों के खेल की आड़ में बदयांती की गई, कैसी कैसी दास्तानें रकम की गई थी। साबिक चेयरमैन पीसीबी खालिद महमूद साहब के एक बयान ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। साबिक चेयरमैन पीसीबी ने पाकिस्तान के मैच फिक्सिंग के एक पुराने स्कैंडल की तरफ इशारा करते हुए इंतहाई तहलका खेज इंकशाफात किए हैं। खालिद महमूद साहब ने कहा कि अगर साबिक फास्ट बॉलर अताउर रहमान बयान न बदलते तो वसीम अकरम को सख्त सजा हो सकती थी। अताउर रहमान ने फिक्सिंग स्कैंडल की तहकीकात करने वाले कमीशन के सामने अपने बयान हल्फी में एतराफ किया था कि उनको वसीम अकरम ने फिक्सिंग के लिए 3 लाख रुपए की पेशकश की, लेकिन फिर अताउर रहमान इस बयान से मुकर गए थे, हालांकि उनका बयान सच था। पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख के बदनामे जमाना स्कैंडल की बाज़गश्त 2 दहाइयों बाद भी सुनाई दे रही है। पहली बार मैच फिक्सिंग की बाकायदा तहकीकात का आगाज जस्टिस कयूम इंक्वायरी कमीशन ने सितंबर 1998 में किया था, जिसमें 90 की दहाई के मैचेस में होने वाली फिक्सिंग से मुतालिक तहकीकात की गई थी, और पाकिस्तान क्रिकेट के बड़े बड़े नाम वसीम अकरम, वकार यूनुस, इंजमाम उल हक, मुश्ताक अहमद और सईद अनवर जैसे बड़े खिलाड़ियों से भी तहकीकात की गई, लेकिन इन तमाम खिलाड़ियों को जुर्माने करके छोड़ दिया गया, जबकि सलीम मलिक और अताउर रहमान को ताहयात पाबंदी की सजा सुनाई गई थी। अब 20 बरस बाद क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन इस कमीशन की फाइंडिंग्स को गलत करार दे रहे हैं, और इस कमीशन के हाथों करियर की कुर्बानी देने वाले फास्ट बॉलर अताउर रहमान का कहना है कि जस्टिस कयूम ने भी अपने गलत फैसले का एतराफ किया। इसके साथ अताउर रहमान ने बताया कि आने वाले दिनों में वो भी इंकशाफात करेंगे। साबिक क्रिकेटर के इस बयान के मुताबिक आने वाले दिन क्रिकेट के लिए इंतहाई सनसनीखेज हो सकते हैं। दूसरी जानिब जस्टिस कयूम कमीशन के दूसरे शिकार क्रिकेटर सलीम मलिक ने भी तवील खामोशी तोड़ दी है। उन्होंने कहा कि अगर फिक्सिंग स्कैंडल के दूसरे खिलाड़ियों को सजा पूरी करने के बाद क्रिकेट सरगर्मियों की इजाजत मिल सकती है तो इन्हें क्यों नहीं। सलीम मलिक का कहना था कि वो ICC और PCB के साथ मुकम्मल ताउन के लिए भी तैयार है, यानी अगर उन्होंने भी अपना मुंह खोल दिया तो पाकिस्तानी क्रिकेट के कई मोतबर नाम अपना एतबार खो सकते हैं। 90 की दहाई की क्रिकेट पाकिस्तान की क्रिकेट की तारीख का अहम तरीन बाब समझी जाती है। क्रिकेट की फतूहात के साथ साथ क्रिकेट में आपसी लड़ाई झगड़े, गंदी सियासत और खेल में जुए की रविश ने कई टैलेंटेड खिलाड़ियों का करियर वक्त से पहले ही खत्म कर दिया था। साबिक फास्ट बॉलर आकिब जावेद भी इसी दौर के एक शिकार है। नहीं कि खिलाड़ियों ने मैच फिक्सिंग की इस लानत के खिलाफ मज़ाहमत नहीं की। राशिद लतीफ और आमिर सुहेल जैसे खिलाड़ी तब से लेकर अब तक बार बार कह चुके हैं कि इन्हें कई बार पैसों की ऑफर्स होती रही, लेकिन वो इसे ठुकराते रहे। इन जैसे खिलाड़ियों के इल्जामात की बुनियाद पर ही जस्टिस कयूम की सरबराही में तहकीकाती कमीशन बनाया। पाकिस्तान के स्टार क्रिकेटर समझे जाने वाले खिलाड़ी वसीम अकरम पर मैच फिक्सिंग के सबसे ज्यादा इल्जामात लगे। फिर वसीम अकरम को मामूली जुर्माने के बाद कमीशन ने इल्जामात से बरी कर दिया था। साबिक कप्तान वसीम अकरम अपने खिलाफ इन इल्जामात की वजह हसद को करार देते रहे। उनके इस बयान के जवाब में साबिक कप्तान आमिर सुहेल वाज़े तौर पर कह चुके हैं कि उनके इल्जामात की वजह सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट को शफाफ बनाना थी। पीसीबी की जानिब से भी जस्टिस कयूम कमीशन की फाइंडिंग्स को गलत करार दिया जा रहा है, लेकिन साथ ही पीसीबी इस हकीकत से भी आगाह नजर आती है कि क्रिकेट में फिक्सिंग माफिया से निपटना एक चैलेंज है और इस मामले को खुसूसी तवज्जो की जरूरत है। यही पाकिस्तान क्रिकेट को फिक्सिंग के हवाले से सख्त कवानीन की जरूरत है, क्योंकि अगर पहले ये कवानीन बने होते और शफाफ तहकीकात के नतीजे में इसमें मुलव्विस क्रिकेटर्स सख्त सजाएं
दी जाती तो वो शर्मनाक वाकयात ना होते जो पाकिस्तान पूरी दुनिया में बदनामी की वजह बने। 2010 में स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल ने पूरी कौम के एतमाद को ठेस पहुंचाया। ये मामला फिक्सिंग का सादा मामला मालूम नहीं होता। इस हवाले से आलमी क्रिकेटर्स भी कह चुके थे कि मोहम्मद आमिर जैसे खिलाड़ियों को बाकायदा साजिश के तहत इस मामले में घसीटा गया था। मोहम्मद आमिर का भी यही मानना है कि यह माफिया इतना बड़ा है कि इससे मुकाबला किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि पता भी नहीं चलता और क्रिकेटर्स इस पे मुलव्विस हो जाते हैं। मोहम्मद आमिर, मोहम्मद आसिफ और सलमान बट की नरम सजाओं के बाद भी इबरत नहीं पकड़ी गई और फिर शर्जील खान और नासिर जमशेद और मोहम्मद इरफान को भी इसी तरह के स्कैंडल में मुलव्विस होने के बाद सजाओं का सामना करना पड़ा था। और अब चंद रोज पहले उमर अकमल को भी 3 साल की सजा सुनाई जा चुकी है। लेकिन साबिक क्रिकेटर्स का कहना है कि जब तक सख्त सजाएं नहीं दी जाएंगी ये मामला नहीं थमेगा। नाज़रीन, बात करेंगे इस हवाले से। हमारे साथ मौजूद है साबिक टेस्ट क्रिकेटर सलीम मलिक साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम मलिक साहब, आपने हमें वक्त दिया। और साबिक चेयरमैन पीसीबी जनाब खालिद महमूद साहब के जिनके इंकशाफ की वजह से एक नया पेंडोरा बॉक्स खुलने जा रहा है। खालिद महमूद साहब, आपका भी शुक्रिया। आगाज में आप ही से करूंगा। सर, क्यों लगता है आपको कि जस्टिस कयूम के कमीशन की फाइंडिंग्स ठीक नहीं थी और अताउर रहमान ने बयान बदला? बयान किसी दबाव के तहत बदला? सर, क्या वजह हो सकती है? जी, ये सवाल आप मुझसे कर रहे हैं? जी खालिद महमूद साहब, आपसे सर। अच्छा जी, और मैंने आपकी सारा इब्तदाई जो सारा इसका तारुफ है इस प्रोग्राम का वो बड़ी तवज्जो से सुना है। मैं कुछ वज़ाहत करना चाहता हूँ। मैंने कभी भी मलिक कयूम कमीशन के फैसले को गलत करार नहीं दिया, ये आप बात नोट कर लें। आपने इसमें कहा है कि शायद मैंने कोई नुक्ताचीनी की है, गलत किया, ये मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। हमेशा मीडिया की तरफ से पूछा जाता है कि बाकी खिलाड़ियों को सज़ाएं क्यों नहीं मिली। उसका मैंने अपनी दानिश में जो जवाब दिया वो यही था कि अगर लोग अपने बयानात पे कायम रहते तो कुछ खिलाड़ियों को सख्त सज़ाएं हो सकती थी। वो मैंने अताउर रहमान की मिसाल दी थी, लेकिन मैंने जज साहब के फैसले पे ना कभी नुक्ताचीनी की है और ना कहा है कि वो गलत फैसला था। पहली बात तो ये नोट कर ली जाए। दूसरी बात ये नोट कर ली जाए कि मैंने ना कोई नया इंकिशाफ किया है, ना मैंने कोई नया पेंडोरा बॉक्स खोला है। 1999 की वर्ल्ड कप की टीम बेहतरीन टीम थी जो तैयार हुई। मेरी नज़र में 92 के जो वर्ल्ड कप था उससे भी ये बेहतर टीम थी। और ये टीम की ये जो तारीफ़ है ये उस वक्त इमरान खान साहब ने भी की थी कि ये टीम जो थी 92 की टीम से भी बेहतर थी। इन हालात में वो टूर्नामेंट की बेहतरीन टीम थी, बड़ा अच्छा खेल रही थी और कमज़ोर टीमों से हारना एक बड़े अचंभे की बात थी, उसमें कोई शुबा नहीं। उस वक्त भी मैंने बांग्लादेश के मैच पे हैरानी का इज़हार किया था और इंडिया का टूर हम करके आए थे और उनको वनडे मैचेस में काफ़ी दफ़ा शिकस्त दे के आए थे। तो फिर एकदम आके वर्ल्ड कप में हार जाना वो भी बड़ी मायूस कुन बात थी। फिर तीसरी बात ये है, फ़ाइनल में पाकिस्तान टीम जब पहुंची तो हर स्टेज पे टॉप की टीम थी। तो फाइनल में लॉर्ड्स में हमारी अक्सर हिकमत अमली ये होती थी कि टॉस जीत के हम बैटिंग करते थे, ये बड़ी अच्छी हिकमत अमली थी। लेकिन जब लॉर्ड्स पे मैच के दिन से पहले रात को बारिश हो चुकी थी तो अक्सर लोगों का ख्याल था कि वो उस वक्त बॉलिंग करनी चाहिए थी और पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक इतना मजबूत था कि एक गिली विकेट पे बड़ी आसानी से ऑस्ट्रेलिया को काबू कर सकता था। तो ये तीनों मैचों की कोई ना कोई क्रिकेटिंग एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए थी। इस वजह से मैंने उस वक्त भी बांग्लादेश के मैच को काफ़ी शिद्दत से मशकूक मैच करार दिया था। लेकिन मैंने किसी स्टेज पे ये नहीं कहा कि वो फिक्स मैचेस थे, क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं है ये कहने के लिए। इसलिए मैं बात बड़ी सोच समझ के करता हूँ, बड़ी एहतियात से करता हूँ। तो मैंने कभी भी ये नहीं कहा। इसलिए ये पेंडोरा बॉक्स और ये चीज़ और वो चीज़ कम से कम मेरे नाम से खालिद साहब, मैंने आपका नाम नहीं लिया, मैंने मोहसिन हसन खान साहब को कोट किया। वो आपका नाम नहीं लिया, हो सकता है गलतफहमी हुई हो। मैं मोहसिन हसन खान साहब का नाम कोट कर रहा था। आपने आपका पॉइंट आ गया सर, वेल कोटेड पॉइंट आ गया आपका। सलीम मलिक साहब जी, सर
आपने इंकशाफ किया, आपने एक बात बताई और आपने ये भी कहा कि अगर बाकी लोगों के नाम थे तो उनको इतनी कम सजाएं क्यों और आपको इतनी ज़्यादा सज़ा क्यों। आप एक मायानाज नाम रहे हैं सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट का। आपको भी ये लगता है जो बात अभी खालिद महमूद साहब ने की थी कि अताउर रहमान ने अगर अपना बयान ना बदलते तो वसीम अकरम को सख्त सज़ा हो सकती थी। सर, आप वो जो बाकी नाम आए थे, जो बाकी बड़े क्रिकेटर्स के नाम थे, आप भी समझते हैं कि वो भी कसूरवार थे, उनको भी सज़ा होनी चाहिए थी? देखिए जी, मैं तो अपनी बात करूंगा। देखिए, अताउर रहमान ने जो कहा, जो खालिद भाई ने कहा अभी, मैं तो अपनी बात करता हूं कि मुझे सज़ाएं, देखें अगर सबको सज़ाएं मिली थी तो फिर एक जैसा कानून सबके लिए होना चाहिए था ना। मुझे अगर सज़ा दी गई तो मैं समझता हूं कि मैं तो कोर्ट से क्लियर हुआ। मैंने 8 साल कोर्ट में केस लड़ा। केस लड़ने के बाद मुझे, आपको याद होएगा, शुरू में एक इंक्वायरी हुई थी G.A. इब्राहिम साहब की, उन्होंने मुझे एग्जॉनरेट किया, जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे। उसके बाद दोबारा जो इंक्वायरी हुई वो नीचे हाई कोर्ट के जज ने मेरे खिलाफ फैसला किया। तो बात ये है कि जी बिल्कुल, उन्होंने मेरा मानना ये है कि मेरे साथ भी वही सलूक किया जाए जो बाकियों के साथ किया गया है। अगर अताउर रहमान की इंक्वायरी सामने, जैसे खालिद भाई ने कहा, आ जाती तो बाकी को बहुत सारे लोगों को भी सज़ाएं सख्त होती। तो अगर उनकी सज़ाएं माफ़ की गई हैं तो फिर मैं भी तो पाकिस्तानी हूँ, मैं तो कोर्ट से केस जीता हूँ, तो मेरे साथ भी एक तो आपके खिलाफ साजिश की किसने? सलीम मलिक साहब? मेरे साथ तो साजिश क्या, सबके नाम आए थे, उसमें तो सबके नाम थे। मैं वहाँ था जो इस इंक्वायरी रिपोर्ट को बिल्कुल नहीं मानता था कि ये गलत है, क्योंकि कभी किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी के पास कोई जैसे खालिद भाई ने भी कहा, कोई ठोस सबूत नहीं थे, किसी लोगों के कहने पे सजाएं दी थी ना, तो मैं उसके खिलाफ कोर्ट में गया था कि मैं नहीं मानता इस रिपोर्ट। मैं सलीम साहब अभी अर्ज कर रहा हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि आपके साथ इम्तियाज आ गया, तो इसका मतलब है आप ही को टारगेट किया गया। मैं वही पूछ रहा हूँ कि आपको क्या लगता है, आप ही को टारगेट क्यों किया गया और बाकी क्यों बच गए? देखें अली भाई, आप अगर मेरे टेन्योर को देखें, उस टेन्योर में जितनी भी सीरीज मैंने खेली, जितनी भी कप्तानी मैंने की, उसके स्टैट्स निकाल के देखें आप। मैंने सबसे ज़्यादा हर सीरीज जीती है। हम न्यूजीलैंड में जीते, श्रीलंका में जीते, जिम्बाब्वे में जीते, साउथ अफ्रीका में जीते, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हम कराची में जीते। उस कराची जिक्र का कोई जिक्र नहीं करता कि जिस पे इन्होंने मेरे पे इल्ज़ाम लगाया था कि जी मैंने इनको ऑफ़र किया है, आखिरी बॉल था, मतलब 3 स्कोर चाहिए थे, उनके विकेट की, हमारी आखिरी विकेट थी, उसके विकेट कीपर ने मिस बॉल छोड़ा और 4 रन हुए और हम टेस्ट मैच जीते। तो फिर उनका तो कोई जिक्र नहीं करता। और उसके बाद मेरा वकील, जब इन्होंने इल्ज़ाम लगाया था, मेरा उस वक़्त थे अजमत सईद साहब, हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं अभी पिछले दिनों, वो मेरा केस लड़ने गए और उनको फाइन हुआ उधर। आप अजमत सईद साहब से भी ज़रूर पूछें, मैं वो वहाँ मेरा केस जीत के आए। तो मैं ये कहता हूँ कि मैं यहाँ भी इतने साल लड़ता रहा और उसके बावजूद बाकियों को के लिए कानून और है और मेरे लिए कानून हो रहा है, सबके लिए फिर एक कानून होना चाहिए। आपकी बात ठीक, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ। आपने फरमाया था इससे पहले वाले इंटरव्यू में सलीम मलिक साहब कि आप पीसीबी से ताउन करने के लिए तैयार हैं। सलीम मलिक साहब, ये किस किस्म का ताउन होगा? क्या आप कुछ साजिशों से पर्दा हटाने जा रहे हैं? क्या कुछ नाम आने जा रहे हैं? क्या ताउन किस नौयत का होगा सर? देखें जी अली भाई, हुआ ये था कि 2008 के बाद मैंने, सेठी साहब जब चेयरमैन थे, मैंने उनको जाके उनसे मिला और मैंने उनको कहा, देखें जी मैं कोर्ट से क्लियर हूँ, मेरे पैसे आपने रोके हुए हैं, मेरा प्रोविडेंट फंड, मुझे वो रिलीज़ किया जाए। उन्होंने उस वक़्त सीईओ थे सुभान, उनको बुलवाया, मेरा प्रोविडेंट फंड दिया और उसके बाद इन्होंने टीवी पे आके अनाउंस किया कि सलीम मलिक क्लियर है। जियो के प्रोग्राम में इन्होंने आके अनाउंस किया सुभान ने। उसके बाद मेरा इंटरव्यू हुआ, उसके बाद मेरे कुछ लोगों ने, मतलब डिपार्टमेंट ने राब्ता किया कि हम आपको एज अपनी टीम के साथ रखना चाहते हैं, तो आप क्रिकेट बोर्ड से पूछ लें। मैंने जब क्रिकेट बोर्ड से पूछा तो क्रिकेट बोर्ड ने कहा जी कि आईसीसी नहीं मानता। तो मैंने सेठी साहब को कहा, जी ये क्या आप नई चीज़ आप कर रहे हैं? उन्होंने कहा, जी हम आईसीसी को लिखते हैं। आज तक 2008 से लेके आज तक मुझे कभी जवाब नहीं मिला। मैंने बहुत फ़ोन किए सेठी साहब ने, उसके बाद अनफॉर्चुनेटली सेठी साहब, कि आपको क्यों लगता है कि ये साजिश आप ही के खिलाफ क्यों हो रही है, कौन कर रहा है?
देखिए, मैंने आपने एक चीज़ नोट करे, मैंने अभी अब मेंशन किया कि जितनी सीरीज़ हुई उस वक्त जब मुझे कप्तानी दी गई थी, उस वक्त दो बंदों के दरमियान रिफ्ट थी, वकार और वसीम के दो ग्रुप बने हुए थे। और उस वक्त वो चाह रहे थे कि वसीम चाह रहा था वो कप्तान हो, वकार चाह रहा था वो कप्तान हो। मुझे आरिफ अली खान अब्बासी साहब ने बुला के कहा कि क्या तुम कप्तानी कर लोगे, ये जिम्मेदारी ले लोगे, क्योंकि दोनों बड़े नाम हैं। मैंने कहा जी मैं कोशिश करूंगा, जूनियर हैं, मैं इंशाल्लाह हैंडल करने की कोशिश करूंगा। मैंने वो कप्तानी की, उसके बाद मैंने सारी सीरीज जीती, मैं यही तो बता रहा हूँ। उसके बाद टीम में रिफ्ट शुरू हुई और इतने आपको पता है जब दो ग्रुप में थे, मैं तो अकेला था, तो मेरे खिलाफ तो फिर साजिश ये होनी थी। जब मैं सारे मैचेस जीता, हर जगह जाके हम अकरम या वकार यूनुस में से किसी को जिम्मेदार समझते हैं आप इस साजिश का? मैं उस वक्त समझता हूँ कि बहुत सारे ग्रुप थे, वकार वसीम का तो एक था ही, हर दो तीन लोगों के ग्रुप थे, एक ग्रुप नहीं था, बहुत सारे ग्रुप थे। अच्छा चले ठीक है। मैं खालिद महमूद साहब, सर आपने ये अल्फाज तो आप ही के हैं ना कि अगर अताउर रहमान अपना बयान ना बदलते तो वसीम अकरम को सख्त सजा हो सकती थी। आपको लगता है सर कि वसीम अकरम कसूरवार थे? देखिए, मेरे पास कोई गैब का इल्म नहीं है जिसकी बुनियाद पे मैं लोगों पे राय ज़नी करूं। एक बड़ा अच्छा मुनासिब तरीका था, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो था और पाकिस्तान की क्रिकेट जो थी वो बहुत बड़े बहरान का शिकार थी और किसी को कोई हल नज़र नहीं आ रहा था और अंधाधुंध ये कोशिश हो रही थी कि कुछ खिलाड़ियों को बाहर निकाल दिया जाए। मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ था। मैं वाज़े तौर पर आपको बता रहा हूँ, मेरे ख्याल में बदतरीन से बदतरीन जो मुजरम हैं, कातिल हैं, डाकू हैं, सब लोगों को समाअत का मौका दिया जाता है, सफाई का मौका दिया जाता है। इस वजह से मैंने कोशिश करके ये इंक्वायरी करवाई उस वक्त के सदर पाकिस्तान और सरपरस्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। साबिक टेस्ट क्रिकेटर सलीम मलिक साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर खत्म हो जाता है, दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।